मेरा जन्म जिम कॉर्बेट के गांव के बहुत करीब हुआ था, तो बाघों से बचपन में ही परिचय हुआ, उनके बारे में जाना भी। लेकिन ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब आपकी भ्रांतियां दूर होती हैं। तो जब मैंने रघु चंदावत जी की किताब को पढ़ा, द एमरल्ड टाइगर्स, उसके बाद ये पता चला कि बाघों के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहानियों से आती हैं, किंवदंतियों से आती हैं, हेयरसे से आती हैं, और साइंटिफिकली और लॉजिकली वो सही नहीं होती। और ये एक बात किसी से छुपी नहीं है, पर दुर्भाग्य की बात है कि भारत में रिसर्च को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, और इस कारण कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो है वैसे ही चलते रहती हैं, रिसर्च को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, या उसको एक तरह से डिसोनेंस होती है उसके साथ। आदमी सोचता है कि नहीं, ये तो मेरे विश्वास को तोड़ने वाली बात है। तो पिछले दिनों मैंने द राइज एंड फॉल ऑफ एमरल्ड टाइगर्स, द ईयर्स ऑफ रिसर्च इन पन्ना नेशनल पार्क, ये किताब रघु चंदावत की लिखी हुई पढ़ी, उनके बारे में जाना। तो आपको भी बताता हूँ उनसे सवाल पूछने से पहले कि रघु चंदावत इज़ ए रिनाउंड कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट whose main studies have been on snow leopards and tigers. His pioneering 10-year research on Panna tigers was immortalized in BBC documentary Tiger of the Emerald Forest. तो सर मैंने ये फिल्म भी देखी, जितना हिस्सा मेरे को इंटरनेट पे मिला। अच्छा, नहीं आजकल तो इंटरनेट पे नहीं है वो, यदि आपको पूरी टुकड़ों में है, हाँ टुकड़ों में, यदि पूरी फिल्म देखनी है तो मैं आपको एक कॉपी। बहुत शुक्रिया आपका। तो लेकिन उससे अंदाज़ा होता है कि आप what you went through, both of you worked so hard there. Is it okay if I ask the question in Hindi? You can answer in English, or you follow Hindi? I can answer more comfortably in English, but I can follow Hindi. That's I mean it's up to you. तो ये किताब जो इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले थोड़ा सा आप बताएं कि इस किताब के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और ये चैप्टर में इसलिए दर्शकों को बता रहा हूँ कि मैं किस किताब के प्रमोशन के लिए इसे नहीं कर रहा हूँ जो रिव्यू आजकल लिखे जाते हैं, क्योंकि किताब 5 साल पहले आई थी। ये उन लोगों से अपील है, जैसा इसमें इस बुक के फॉरवर्ड लिखने वाले जो सज्जन हैं उन्होंने भी कहा है, वाल्मीकि थापर ने भी कहा है कि ये रिसर्चर्स के लिए भी है और ये टूरिस्ट के लिए भी है, ये लेमन के लिए भी है, ये एक्सपर्ट के लिए भी है। तो जब इसको लिखा है, बुक राइटिंग इज़ नॉट ईजी, इवन 2000 वर्ड राइटिंग इज़ नॉट ईजी थिंग, एंड विद हैप्पी काइंड ऑफ बिजी शेड्यूल। तो ये किताब को लिखने के पीछे जो मेन मोटिवेशन क्या रही? नहीं, हुआ क्या था कि जब 2004 के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, तो वी हैव टू रन अ कैंपेन। तो 2009 में सारे शेर मर गए। वी कुड कन्विंस द गवर्नमेंट दैट द पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कुछ करें। और उसके साथ गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा मेरे कोर्ट केसेस और रनिंग अ कैंपेन ऐसा था जैसे आप किसी बॉक्सिंग लीग में घुस गए जी, तो वो एक पंच मारेंगे, आप एक पंच मारेंगे, तो उसमें कोर्ट केसेस और उसमें बहुत सारा समय लग गया। तो बहुत सारा जो डेटा था वो पब्लिश नहीं कर पाया था मैं। और उसको यदि मैं एक पेपर पब्लिश करता उसमें बहुत समय लगता, तो और डेटा भी थोड़ा पुराना हो गया था। तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं पर्सनल पर्सपेक्टिव भी उसमें जाए। और पीर रिव्यूड में क्या होता है कि जितने भी रिव्यूअर्स होते हैं उनको कन्विंस करना और उसके साथ जाता है, लेकिन एक मेरा जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो भी ज़रूरी था, क्योंकि ये बुक सिर्फ साइंस की नहीं थी, इट वाज आल्सो उसमें कंजर्वेशन पॉलिटिक्स के बारे में भी है। जो लास्ट चैप्टर है वो कंजर्वेशन पॉलिटिक्स है कि क्यों एनवायरनमेंट में अपन इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो एक ज़रूरी था उसको भी डॉक्यूमेंट करना कि वी हैड अ फ्रंट सीट ऑफ सीइंग एन एक्सटिंक्शन व्हिच इज़ अ रेयर इवेंट, है ना। तो उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी था। आपने एक जगह इस बात पर काफ़ी हैरत जताई है, और आपने एक तरह से एंग्विश भी है वो, कि वी सॉ सर इसका हैपनिंग एंड देन वी अलाउड पन्ना। सबसे बड़ा वजह है इसकी क्या रही कि क्या हमने रिसर्च को नहीं माना, हमने उन लोगों को नहीं सुना जो काम कर रहे हैं, या ऐसा दुनिया में और जगह भी होता है कि वी कमिट मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक? नहीं, सब दूर तो नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ कम से कम ब्यूरोक्रेसी के मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं, क्या उनको जानकारी नहीं जब हम लोगों को पता था और हमको बाहर कर दिया, उसके बाद भी जनरली लोग जानते थे कि पॉपुलेशन घट रही है। या तो उनको पता नहीं था या पता था, उसके बावजूद भी वो ये सोच के बैठे थे कि हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे, रेस्क्यू हो जाएगी सिचुएशन। पर जो भी कारण रहा हो, बोथ ऑफ अस फेल, हम फेल हो गए उनको कन्विंस करने में, और वो फेल हो गए उसको रेस्क्यू करने की सिचुएशन में।
लेकिन होता क्या है कि जब आप कैंपेन करते हैं, विसल ब्लोअर बन जाते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का पहला रिएक्शन होता है कि आपको डराया जाए, बाहर किया जाए। तो और फिर थ्रेट होता है, पहला एफर्ट जो होता है वो कैरेक्टर असैसिनेशन का हो जाता है तो कि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, इनका ये इंटरेस्ट है। फिर वो नहीं होता है तो फिर प्रोसिक्यूशंस हो जाते हैं, जो 7-8 प्रोसिक्यूशंस हो गए। वो नहीं होता है तो फिर रेवेन्यू रिकवरी के केसेस चालू कर देते हैं। तो वो अपन हर जगह देखते हैं, सिर्फ इसी मेरे कारण नहीं, वो अपन हर विसल ब्लोअर के साथ यही एक कहानी है। तो वो चलता है, उसमें आप बिजी हो जाते हैं और कोर्ट केसेस है उसमें, और जो मेन मुद्दा है वो उनसे उनको डाइवर्जन मिल जाता है, समय मिल जाता है कि वो रेस्क्यू कर पाए, लेकिन इस समय वो न कर पाए और अनफॉर्चुनेटली भी सब शेर खत्म हो Even the CEC had come and pointed out exactly like you that Siriska happened and now Pannar is going the same way, and even that was ignored. I think the extraordinary thing is that the Forest Department, they don't like to admit to 1 or 2 tigers disappearing, but when 40 go, nobody says anything, so there's no understanding of why it happened. There's no repercussion to anybody responsible for it also. और ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि दोबारा ना हो। जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे सब प्रमोशंस, सबको प्रमोशन मिला, और प्रमोशन छोड़िए वो वाइल्ड लाइफ के चीफ बन के रिटायर हुए। तो ये सबसे दुख की बात है कि जो एक पूरी पॉपुलेशन का एक्सटेंशन हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो फेल हो गए, जिनके कारण ये हुआ, वो सब को अवार्ड दिया गया, एक तरह से उनको वाइल्ड लाइफ का स्टेट का चीफ बना के रिटायर। It can happen, it's not necessarily anybody's fault, but when it happens one should learn from it, because now, even though in the last census the tiger numbers have gone up and everybody's applauding that, if you look in detail, there are many other areas that have actually lost or almost lost their tigers, and that's what's frightening for tiger extinction, when they're losing. नहीं, आपने जैसे बात करी ना कि अब साइंस का प्रॉब्लम है, तो मेरे को याद है डॉक्टर CN राव ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है कि साइंस की जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। और 1-2 कारण होता है। एक तो ये कि वो टेक्नोलॉजी को साइंस से कंफ्यूज करते हैं। जो आज की टेक्नोलॉजी है वो 30 साल पुरानी साइंस का एप्लीकेशन है। आगे के लिए अपने को यदि दोनों से कंपटीशन करना है तो अपने को आज साइंस में इन्वेस्टमेंट करना, वो रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरा ये कि पर्सनल विम्स एंड फैंसीज, व्यूज़ साइंटिफिक फैक्ट फिगर्स के ऊपर प्रिवेल कर जाते हैं। डिसीजन मेकर अपना उनका व्यू है, जो उनका सोच है, वो साइंस को इग्नोर करके डिसीजन मेकर। तो जैसे जो हर 4 साल अपन सेंसस करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए वो कहीं देखने को नहीं मिलता। कर रहे हैं अपन साइंस, लेकिन फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मिसिंग है। तो वो सबसे बड़ी खामी है कि अपने यहाँ सक्सेस है, स्टोरी है, तो अपन उसको कैसे उसका एडवांटेज लेके अपन उसको 4 स्टेप और आगे चले जाएं, नहीं हो पाता, लेकिन अपन वहीं उसी स्टेप पे अटके हुए हैं। How do you see the introduction of cheetah in Kuno now? क्योंकि शुरुआत में उसमें भी काफ़ी हिकअप्स हुए हैं, और Kuno नेशनल पार्क को बनाया गया, कभी गिर के जंगल से हम लाएंगे शेर। So do you think it's going initial hiccups या नहीं? इसमें 2-3 कारण हैं। उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, they are well respected scientists and all, they must have their reasons and views. We may disagree with them, but अब चीते आ गए हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक तरह से सुरक्षित रहें, बचें। लेकिन क्या कंजर्वेशन जो इंडिया में है उसको चीते की ज़रूरत थी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। चाहिए था कि नहीं? वो एक तरह से हिस्ट्री हो चुकी है ना। क्रॉस लाइन, वेदर वी इंट्रोड्यूस्ड उनको, अपन ने जो कूनू में छोड़ा वो ज़रूरी था। कूनू ही सही जगह थी कि वो एक इजी सोल्यूशन था। उसमें कूनू में छोड़ने में मेरे को सबसे बड़ा दुख ये है कि वो लायन के लिए सुरक्षित किया गया था, उसका सारा डेवलपमेंट लायन के लिए किया गया था। अब चीता लाके आपने वो जो संभावनाएं थी वो ख़त्म कर दी। तो वो बहुत दुख भरी कहानी है। उम्मीद ये करते हैं कि चीता सरवाइव करें जैसे भी हों,
और अभी भी कोर्स को करेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोर्स करेक्शन में मेन चीज़ क्या है, मतलब दे शुड बी सेंट टू समवेयर एल्स? सो मेरे हिसाब से तो जो चीता को ऐसी जगह इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे जो उनके को स्पीशीज़ हैं हाँ वो भी उसका फ़ायदा उठा पाए। जैसे बस्टर्ड हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं एक ऐसा एक स्थान जहाँ पे बस्टर्ड्स भी सुरक्षित हो सकें, दूसरी स्पीशीज़ भी ब्लैक बक हैं, चिंकाराज हैं, एक उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ा स्थान अपन सुरक्षित स्थान बना सकें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक चीज़ पूछनी थी सर कि आपने अपने बुक के एपिलॉग में, यू हैव रिटन द एपिलॉग ऑफ योर बुक एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द बुक says that I mean this is a ill-conceived Ken-Betwa project which is which will threaten, actually the numbers say it all, it will submerge around 80 square kilometer area. Yeah, no, 100 total inundation is more than 100 square kilometer. And bifurcate. पार्क के अंदर का जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट है वो करीब 55 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो पार्क के अंदर का रेवेन्यू का भी काफ़ी कुछ एरिया जाएगा। तो ये दो चीज़ इस अपने आपके ऑब्जर्वेशन के अलावा मैं अपना सवाल भी एक ऐड कर, मैं आपके लिखे के अलावा मैं अपना ऑब्जर्वेशन भी ऐड करता हूँ कि क्या केन में इतना पानी भी है वो बेतवा तक भेजेगा? डज इट हैव सो मच वाटर दैट इट विल अचीव द ऑब्जेक्टिव? हाउ डू यू सी? एक्चुअली हमारे कलीग थे डॉक्टर गोपाल, ब्रिज गोपाल, उन्होंने इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, लेकिन क्या होता है ये जो डिसीजन है, ऐसे डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, इसमें साइंस फैक्ट फिगर काम नहीं करते। अपन ने नर्मदा के केस में देखा, और आज के ज़माने में क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में आप देखो पूरे वर्ल्ड में डैम के खिलाफ एक आंदोलन सा है, और जो पूरा डिसमेंटलिंग द डैम, और आज अपन 50 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को डुबोएंगे। पन्ना पार्क जो बना था, जो एरिया डूब में जा रहा है, उसको देख के बना था कि दैट इज़ द बेस्ट एरिया। यदि उसको विलेज को रीलोकेट कर लेंगे तो आज मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा टाइगर हैबिटेट वी विल बी एबल टू क्रिएट। उसको अपन वो पॉसिबिलिटी काफ़ी कुछ ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात रही क्या नदी में पानी ज़्यादा, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों में ये धारणा है कि नदी में का वैल्यू पानी से है। तो पानी तो ठीक है, पानी की भी वैल्यू है, लेकिन जो पानी की ताकत है वो उसके साथ बहते हुए मिनरल की है जी, है ना। तो बहते हुए पानी में जो मिनरल्स आते हैं दैट इज़ व्हाट कीप्स द इकोलॉजी एंड लाइफ इन द रिवर सिस्टम, है ना। और क्या होता है कि हमने डैम बना दिया तो उससे वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बाकी यदि आपने पॉलिटिशियन देख लिया है तो आप डेटा भी क्रिएट करवा सकते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी है, उसमें कम पानी है। जो हुआ है कि उन्होंने उसको कैलकुलेट ऐसे किया है कि यहाँ पे पर एकड़ जो इरिगेशन की नीड है वो कम है, क्योंकि यहाँ क्रॉप दूसरी उस तरह की उन्होंने कैलकुलेट करी। और बेतवा में उन्होंने हाई वाटर जैसे शुगर केन और उस क्रॉप का लेके उन्होंने कैलकुलेट किया कि वहाँ ज़्यादा नीड है। तो But also the figures for the flow of the river are based on 30-40-year-old data. Right. And for a river like this, you need at least 10-20 years of continuous data, and this is from very long back. Or data is not enough, and it is very it is not public. And it's out of date, you know, with climate change, there are a lot of differences, and the use of the water has also changed. But the other misinformation that they keep talking is that it's water for drought-stricken Bundelkhand. Whereas actually if you read the DPR, it's water substitution project for Vidisha and Raisen areas, which are in MP but outside of Bundelkhand. Actually मैं क्या मेरे को थोड़ा समझा दूँ कि बेतवा नदी में ऊपर की तरफ कुछ नए डैम बनाना है, तो उससे जो नीचे बने हुए डैम है उनमें पानी कम हो जाएगा, उसको रिप्लेनिश। और वो जो है एग्रीमेंट उनका पानी का यूपी के साथ है, तो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से पानी वहाँ ले जाना है। बाकी सारा पॉलिटिकल डिसीजन है। मतलब एक चीज़ है कि वही बात है, एक बार एक जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो नहीं है असल में, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, लेस यू नो देयर टू गिव रिलीफ टू पीपल। और अपन इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि गंगा में ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है रिवर लिंकिंग का, गंगा में हो चुका है। तो जो हस्तिनापुर डैम में वगैरह है उसके बाद पानी की कमी हो जाती है नदी में, क्योंकि 2-3 रिवर जो हैं ईस्ट कैनाल वेस्ट कैनाल निकलती हैं दूसरी जगह इरीगेशन के कारण,
तो वहाँ जाके गंगा के जो डैम बैराज है उसमें पानी कम है, तो जो कॉर्बेट का डैम है जो रामगंगा पे बना हुआ, उसका पानी फिर गंगा में लाके छोड़ते हैं जी। ठीक है, उसके बावजूद भी एक और नीचे आगे जाके डैम है जहाँ थर्मल पावर वगैरह पे है, उसके बाद गंगा में पानी है ही नहीं। अब आप मान के चलिए गंगा में 200, 250, 300 किलोमीटर पानी बहता ही नहीं है। यमुना का ही हाल है। यमुना को डाक पत्थर में पूरा का पूरा जो है वो एक कैनाल में डाल देते हैं। यमुना इज इंटायर यमुना इज इन ए कैनाल एंड आफ्टर दैट यू नो इन दिल्ली the 90% of Yamuna pollution in the 5% stretch of Delhi. Why it is so? Because there is no ecological flow. So और ये बोलते हैं कि हम मेंटेन करेंगे वो करेंगे, वो कुछ होता नहीं है। और अब ये बोलते हैं हम नदी को साफ कर देंगे, कैसे करते हैं? पानी बहे नदी गंगा में तो साफ करेंगे, पानी है ही नहीं तो गंगा को साफ कैसे करेंगे? जमुना को कैसे साफ करेंगे जब गंगा पानी पर, तो सूएज ही तो आप डाल रहे हो, और सूएज को जब तक ट्रीट नहीं करोगे जब तक यमुना साफ नहीं होगी। I'm sorry I perhaps did not introduce you in the start. Jonah Van Grusen जो एक राइटर हैं और फोटोग्राफर हैं, और इस पूरे रिसर्च में, इस किताब में एक इनविजिबल हैंड या विजुअल हैंड भी कह सकता हूँ, आपने जिक्र किया कई बार, उनका है। He was the kind of editor and all fellow traveler in this book. But I just wanted to say that for photographers, for people who love nature, I mean, is there enough awareness? Because when I go to the national park, and he has also written in the book, you had collared some tigress and everybody was following like, it's a trophy. So do you think that this kind of education is also be part of conservation? It certainly should be. I think it isn't enough now, and it's certainly true a lot of photographers are only interested in the results, whereas in our day, which was pre-digital, you had to work much harder to get close enough for a dramatic photograph. So to do that, you had to understand the wildlife that you were looking at, watching. That's no longer the case. So people come in and they photograph a tiger like they might the Taj Mahal, and they don't think about how close they should be or how much they're disturbing the animals. And there's no right. So the ethics and purpose of photography has changed. Earlier, they were professional, they earning from photography, so they had a project. They will come, write about it, talk to, and book will come out. And right now, most of it is Instagram. So the picture has to be Instagrammable as long as that is possible. So the ethics are lost in that sense. The byproduct, of course, is that you get mass tourism to areas, and and areas can get spoiled by that because so many images go out on Instagram, and then everybody flocks because they want to see the same thing. But Bill Atkins, I translated Bill Atkins' travelogue, and he says there, Frank Smith को सब लोग गाली देते हैं कि Frank Smith discovered this Hemkund Gurdwara के पास the फूलों की घाटी, the Valley of Flowers, and after that everybody flocked to Valley of Flowers. Whereas actually there are valleys of flowers all over the Himalaya. Yes, not yes. just that one. So. Exactly. Before we close, at least a couple of questions. Both of you, you run also a kind of homestay or hotel, whatever you can say this. Do you think that how this experience has been? Has it, because you feel very sad about conservation science research इसके बारे में, but ये रास्ता जो है क्या इसने फायदा, इससे कुछ आपको you have applied some? Yeah, no. So we have done some academic work or looking at the value of tourism for the local communities and for the wildlife. Our view is that it's got a tremendous potential. It could be the most nature and tiger friendly industry if we do it right. If we don't do it right, it will become any other place. It could be as destructive as any other industries. And but it has got the potential. If you look at my balance sheet, about 55% goes to local economy. But the problem what we have not done is that we have not created the link between the benefits the community get and the conservation action that should stimulate. What we have done instead is that we have dumped the Taj Mahal kind of a tourism in here. So if I am going to see Taj Mahal, I will go, मैं जाऊँगा अपना होटल सिलेक्ट करूँगा मेरे बजट के हिसाब से और परमिट लिया, ताजमहल देखा, वापस आ गया. तो यदि मेरे गेस्ट भी यही करते हैं, आए यहाँ देखा, शेर देखा और चले गए. यदि मेरा स्टाफ भी is not as responsible as I am towards the environment, towards the tiger, and it's not leading the benefit they are getting into some kind of conservation action, then this tourism has. So that connection
from the benefit they get and the conservation action to happen, that's not happening. Second thing is that the benefit is also limited to certain areas. So there are 2 gates, 3 gates, and the 2-3 villages in this gate and 1 or 2 villages in the other gate. 3 or 4 villages are benefiting, whereas you have in the periphery about 45 villages. तो उनको कोई इस टूरिज़्म का कोई बेनिफिट नहीं है. राइट. तो ये थोड़ा चेंज करना बहुत ज़रूरी है. और यदि टूरिज़्म, यदि मैं फॉरेस्ट मैनेजर हूँ और मेरे लैंड में होता है, तो देन आई हैव टोटल कंट्रोल ऑफ इट. सो वो अप्रोच भी बहुत लिमिटेड है. द प्रॉब्लम इज विद आवर वाइल्ड लाइफ एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट, दे आर ऑल लिमिटिंग एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट. वी नीड मोर. एक फ्रेमवर्क जरूरी है, उसके अंदर काइंड ऑफ फैसिलिटेशन. हाँ, द इनेबलिंग एक्ट्स, इनेबलिंग चाहिए कि वो कर सके. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यदि डायरेक्टर वो भी लिमिटेड है, बंधा हुआ है, उनके भी हाथ बंधे हुए. Or even outside the park and buffer area. There's so much reserve forest and protected forest that's not within the protected areas. Those areas could have wonderful conservation and the villagers gain livelihood, and it could be a win-win situation right around, because also for the tourist it could be a much more enriching experience, because they could go in on foot, they could sit in hides. It wouldn't just have to be a jeep safari kind of. सिर्फ टाइगर ही एक टूरिज्म का माध्यम नहीं है. बहुत से लोग बर्ड्स के लिए आते हैं, बहुत से लोग सिर्फ रेगुलेशन, कई बार 10 बार सफारी जा चुके हैं, नहीं जाना चाहते, सवेरे उठ के नहीं जाना है, लेकिन उनको जंगल में रहना है. तो अपने को दूसरे मॉडल भी चाहिए. अब आज किसी भी फॉरेस्ट में यू कांट वॉक. Yes, it's a kind of it's a public land, but you can't walk. It's an illegal activity. They can prosecute you. So all these things need and this brings to my penultimate question, and that is, we yesterday also talked about, yet some people, we are not allowed to walk in our own forest, but some people advocate that, because the जानवर दूसरे को परेशान कर रहा है, तो the shooting should be allowed, game should be opened. That is also part of conservation. The wildlife is a resource. How do you react to that? I mean, you must have traveled, you're born outside India, so you know it better. What is the culture outside? I think some areas having shooting blocks works for conservation, but I don't think it's appropriate in India at all. I think India's had immense successes in so many areas, but management is not something we're very good at. Things tend to be allowed, then if it goes out of hand, it's banned. There's not management to allow it to continue, indefinitely. So I think rather than having shooting in blocks outside, you can use tourism. It's a much more benign way, because there's not that much wildlife outside the protected areas anyway that we can afford to go shooting off of it. So I think tourism would be a much more tourism may be a better alternative for hunting, and it's a cultural thing. Some countries there's a culture of hunting there, they're fine, and it worked in some areas, some areas it didn't work. But the tourism, it's widespread, it's going to grow. You have a larger market, and that means you can benefit much larger communities. So the only problem is that our conservation is limited to protected areas. Okay, and protected areas is very small, maybe 5, 6, 7% of the total land mass, whereas we have another 300,000 square kilometer for tiger forest, which is outside our protected areas. Those need some conservation presence there, and that's where tourism could be an economic driver for that. And the whole benefit is not from the tourism. Tourism may contribute maybe 25%, 30% of it, but a lot of it will come through charity, philanthropy, investments, and things like that. India has such wonderful wildlife still is because culturally India doesn't have a culture of killing animals, and if you introduce shooting as a way of preservation, then you're going to change the whole cultural outlook of people. कोई एक positive जो hope जगाने वाली बात आप दोनों के बीच में है, क्योंकि अभी काफी हम चुनौतियों की बात करते हैं. We have done very well despite all problems what we are talking about, but we are not taking advantage of our successes. That's where I see. So a lot of success stories are there. If you look at I would rate if you look at the world top 10 country, India would be maybe one of the top 5. But we also in disasters we will be top
So there are mixed bags, but the thing is that liquid tiger itself, we can easily have 15 to 20,000 tigers, but we need to expand the conservation from protected areas to non-protected areas. But we can't have that exclusive model applied where the people are. And so the conservation in these areas has to be looked at people welfare project rather than as a wildlife conservation. So how wildlife management can benefit local community and secure their future, conservation automatically will happen. तो मैं इतना ही कहूँगा आखिर में, अगर आपको वक्त मिले तो ये किताब को आप ज़रूर पढ़िए, इससे आपके थोड़े दिमाग के जाले साफ़ होंगे और आंखें खुलेंगी कई सारी चीज़ें। और बहुत अच्छी किताब है, मैंने इसे पढ़ा, इट्स नॉट ए बोरिंग रीड, दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेटा एंड इट्स ए काइंड ऑफ कलेक्टर्स एडिशन। आप इसको रख सकते हैं और कभी भी खोल के इसके कोई चैप्टर को पढ़ के आप वापस रिविजिट कर सकते हैं। It was written as a reference book. तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसे कई लोगों को शेयर कीजिए और बताइए हमारे YouTube चैनल के बारे में। नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात हो।